हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज। फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। इंडिया के अंदर दूसरे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ के तरह जो फार्मिंग है छोटे फार्म से बड़े फार्म्स तक होती है। डिफरेंट फार्मर्स थस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अलग अलग फार्मर्स के पास अलग अलग जो है लैंड होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। मनी और टेक्नोलॉजी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन शॉर्ट इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलो फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसा होता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है फार्मर की वजह से, जो फार्मर को अलो करती है कि किस प्रकार की फार्मिंग प्रैक्टिसेस वो अप्लाई करे और टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करे। देयर इज़ ए कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। जो हमारा जितना ज़्यादा हम इनपुट डालेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पैदावार होगी। तो हमारी इनपुट और यील्ड के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। थस फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिवाइसेस, क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। इसलिए जो फार्मिंग की जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है कि वो इनपुट डिवाइसेस को किस प्रकार से यूज़ करे, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। इसलिए जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है वो अलग अलग लेवल पे होती है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट। इसके अंदर क्या होती है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है। अब आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। जस्ट एज we need food for development, growth and well-being, plants also require nutrients for growth। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसी प्रकार प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सोइल। जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स में एयर, वाटर और सॉइल के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाईज अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जो एयर से हमें जो प्लांट्स है वो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर से हाइड्रोजन लेते हैं और बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स जो है सॉइल से लेते हैं। अमंग दीज some are required in large quantities and therefore called macronutrients। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड आर देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे कम मात्रा में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर हमारे को टेबल 15.1 गिवन है कि इसके अंदर एयर से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से हमें कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और सोयल से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिबोडियम और क्लोरीन। Deficiency of these nutrients affect psychological process in plants including reproduction, growth and susceptibility to disease। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उनकी जो डिजीज़ को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। टू इंक्रीज द यील्ड, पैदावार को बढ़ाने के लिए द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसलिए फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में दिया जाता है। तो फर्स्ट आता है हमारा मैन्योर। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कुछ मात्रा क्या होती है,
हमारी न्यूट्रिएंट्स की होती है जो कि वो सॉइल को सप्लाई करता है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है वो फील्ड्स के अंदर एनिमल एक्सक्रीट और प्लांट वेस्ट के डीकम्पोजिशन से प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सप्लाई विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो मैन्योर है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिक मैटर है मैन्योर के अंदर वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। ये जो है सैंडी सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, इंक्रीज करते हैं। इन क्लेई सॉइल द लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। क्लेई सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर ड्रेनेज और जो वाटर लॉगिंग है उसको अवॉइड करता है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ biochemical waste material which is the advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers। जो हम मैन्योर का यूज़ करते हैं इससे क्या होता है, हम प्लांट और एनिमल वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट हमारा क्लीन होता है और इसकी सहायता से जो फर्टिलाइज़र्स है उसका ज़्यादा यूज़ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Using biological waste material is also a way of recycling farm waste। जो हम बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं उससे ये फार्म वेस्ट क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। हम किस प्रकार का बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर को क्लासिफाई किया गया है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर के अंदर। कंपोस्ट क्या है, द प्रोसेस इन विच फार्म waste material like livestock excrete, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in pit is known as compositing। कंपोस्ट कैसे बनता है कि हम कंपोजिटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को एक पिट के अंदर, एक खड्डे के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और उसके ऊपर उसे सॉइल से कवर कर देते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कंपोजिटिंग। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोस्ट बनता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म। जो कंपोस्ट अर्थवॉर्म की सहायता से प्रिपेयर किया जाता है, जब प्लांट और एनिमल वेस्ट का जो डीकम्पोजिशन होता है अर्थवॉर्म की सहायता से होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उससे जो कंपोस्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर। प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक sunworms और गुड़ आर ग्रोन एंड देन मल्च बाय प्लोइंग देम इनटू द सोइल। कई बार बीज बोने से पहले जब खेत जोतते हैं तो क्या होते हैं, उस समय क्या हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जैसे sunworm और गुड़ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, जो कि प्लोइंग के दौरान क्या हो जाते हैं, उखड़ कर क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन प्लांट्स उसके बाद ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच हेल्प इन एनरिचिंग द सोयल इन द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर क्या मिलती है, हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं हमें प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर सप्लाई न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर से हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम मिलता है। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स की वजह से जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी होती है और हमें हेल्दी प्लांट मिलता है। फर्टिलाइजर्स आर ए फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्टिंग फार्मिंग। जो फर्टिलाइजर्स जो है उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, हाई यील्ड, अच्छी पैदावार
फसल की हो जाती है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। फर्टिलाइजर्स का यूज़ है हमें ध्यान से करना चाहिए, उसकी प्रॉपर डोज देनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे, और जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उसको यूटिलाइज समय पर उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. This excess fertilizer then lead to water pollution. कई बार ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स हम डाल देते हैं, उसके बाद ज़्यादा इरिगेशन पानी देने की वजह से वो पानी इरिगेशन क्या हो जाते हैं, इरिगेशन से ज़्यादा पानी देने से वो फर्टिलाइज़र्स पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है और वो फर्टिलाइज़र्स प्लांट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। आल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. हम पहले सेक्शन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ये फर्टिलाइज़र्स है उसका ज़्यादा जो यूज़ है उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पे नुकसान होता है, क्योंकि जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी नुकसान पहुंचता है अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स यूजिंग फर्टिलाइज़र्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production. कुछ समय के लिए फर्टिलाइज़र्स और ज़्यादा समय के लिए मैन्योर का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में हाई यील्ड मिल सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फार्मिंग सिस्टम विच मिनिमाइज और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, herbicides, pesticides and with a minimum input of organic manure, recycle farm waste, use of bioagents such as culture of blue-green algae in the preparation of biofertilizers, neem leaf or turmeric, especially in grains storage as biopesticides with a healthy cropping system. Mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below in figure 15.1.2. These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control beside providing nutrients. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमारा फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स और केमिकल का यूज़ क्या कर सकते हैं, कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का और ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उनका यूज़ क्या करते हैं, कम करते हैं। उसकी जगह हम बायो एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। बायो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ करना और ग्रेन को स्टोर करने के लिए हल्दी और नीम लीव्स को बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करना। और क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, इन क्रॉपिंग सिस्टम्स को जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि इससे इंसेक्ट, पेस्ट जो के द्वारा क्या होता है, अटैक होने का खतरा कम होता है और ये क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं, हाई यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इरिगेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।